12 अगस्त 1985 ये दिन एविएशन हिस्ट्री में हमेशा के लिए एक काले दिन की तरह दर्ज है। इस दिन ने न केवल जापान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस दिन टोक्यो से ओसाका जा रही जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 का दुखद अंत हुआ। यह फ्लाइट, जो एक सामान्य यात्रा होनी चाहिए थी, एक भयानक त्रासदी में बदल गई। यह हादसा इतिहास का सबसे भयानक विमान हादसा है, जिसमें सवार सभी 520 लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना ने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को भी झकझोर कर रख दिया। ये वीडियो इस त्रासदी के बारे में आपको बताएगा। हादसे से पहले क्या हुआ, क्या टेक्निकल खराबी थी और इससे हमें क्या सीख मिलती है। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी तकनीकी खामी ने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। इस हादसे ने जापान और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एविएशन सेफ्टी और मेंटेनेंस की प्रक्रिया पर बहुत से सवाल खड़े हुए। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा मानकों को और भी सख्त बनाने की आवश्यकता को उजागर किया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और ऐसी दुर्घटनाओं से सीखना कितना जरूरी है, ताकि आगे ऐसा दोबारा कभी ना हो। इस वीडियो में हम उन सबक को भी देखेंगे जो इस हादसे से सीखे गए और कैसे उन्होंने भविष्य में एविएशन सेफ्टी को बेहतर बनाने में मदद की। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी। यह एक सामान्य दिन था और हानेडा एयरपोर्ट हमेशा की तरह व्यस्त था। यह फ्लाइट ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक रेगुलर डोमेस्टिक फ्लाइट थी, जो जापान के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ती है। यह रूट यात्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस फ्लाइट में 509 यात्री सवार थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के लोग शामिल थे। कुछ लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे, जबकि कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा कई बच्चे भी थे जो गर्मियों की छुट्टियों में घर लौट रहे थे। यात्री अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए उत्साहित थे और एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर पर भीड़ लगी हुई थी। विमान में 15 लोगों का एक्सपीरियंस्ड क्रू था, जो यात्रियों की सुरक्षा और आराम का ध्यान रखने के लिए तत्पर था। इस क्रू के कप्तान मसामी टाकाहामा थे, जो अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के लिए जाने जाते थे। उनके साथ को पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स भी थे, जो सभी अपने अपने कार्य में निपुण थे। विमान बोइंग 740 SR-46 मशहूर जंबो जेट का एक हाई कैपेसिटी वर्जन था। यह विमान खास तौर पर जापान के अंदर छोटी दूरी और ज्यादा यात्रियों वाली फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया गया था। इस विमान में यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं थीं, जिससे उनकी यात्रा आरामदायक हो सके। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह नॉर्मल फ्लाइट जल्द ही मौत का खेल बन जाएगी। यह एक त्रासदी की शुरुआत थी जो किसी के भी वहम गुमान में नहीं थी। टेकोनफ के 12 मिनट बाद जैसे ही फ्लाइट 123 टोक्यो के उत्तर पश्चिम में पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही थी, तभी हादसा हो गया। यह एक सामान्य उड़ान की तरह लग रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। केबिन में एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद अचानक से एयर प्रेशर कम होने लगा। यात्रियों ने घबराहट में इधर उधर देखना शुरू कर दिया और ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिरने लगे। यह एक भयावह स्थिति थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। देखते ही देखते इंजीनियरिंग का यह नायाब नमूना एक टेक्निकल खराबी का शिकार हो गया। विमान के पायलट और क्रू मेंबर्स ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन समस्या बहुत गंभीर थी। विमान के सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया था और यह एक खतरनाक स्थिति बन गई थी। इसके रियर प्रेशर बल्कहेड में बहुत बड़ी खराबी आ गई। यह बल्कहेड प्रेशराइज्ड केबिन को टेल सेक्शन से अलग करता है। यह बल्कहेड विमान की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी विफलता का मतलब था कि विमान अब सुरक्षित नहीं था। 7 साल पहले टेल स्ट्राइक की एक घटना के बाद इस बल्कहेड की मरम्मत ठीक से नहीं की गई थी। उस समय की गई मरम्मत में कुछ गंभीर खामियां थीं जो अब सामने आ रही थी। यह एक चेतावनी थी कि विमान की मरम्मत और रखरखाव में कोई भी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। गलत तरीके से की गई मरम्मत के कारण बल्कहेड कमजोर हो गया था और उड़ान के दौरान वो आखिरकार टूट गया। यह टूटना इतना गंभीर था कि इससे विमान की संरचना पर भारी दबाव पड़ा और विमान को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। इससे विमान की सभी 4 हाइड्रोलिक लाइनें डैमेज हो गई, जिससे विमान बेकाबू हो गया। हाइड्रोलिक सिस्टम की विफलता का मतलब था कि पायलट अब विमान को नियंत्रित नहीं कर सकते थे और यह एक आपातकालीन स्थिति बन गई थी। विमान अब अपने आप ही उड़ रहा था और किसी को नहीं पता था कि इसका क्या अंजाम होगा। फ्लाइट 123 के पायलट्स के सामने ऐसी मुश्किल परिस्थिति आई जो पहले कभी नहीं आई थी। हाइड्रोलिक प्रेशर के बिना उनका विमान पर से कंट्रोल
लगभग खत्म हो गया था। विमान बुरी तरह से हिलने लगा, ऊपर नीचे होने लगा और पायलट्स उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में भी पायलट्स ने अपने आप को शांत रखा। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने की कोशिश की, विमान को स्थिर करने के लिए अपने सभी हुनर और अनुभव का इस्तेमाल किया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उनकी ये कोशिशें रिकॉर्ड हो गईं, जो मृत्यु के सामने उनकी बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाती हैं। 32 मिनट तक फ्लाइट 123 हवा में रही, एक जख्मी विशालकाय पंछी की तरह जो उड़ने की कोशिश कर रहा हो। पायलट्स ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। विमान अब उनके कंट्रोल में नहीं था और टोक्यो से 100 किलोमीटर या 62 मील दूर गुन्मा प्रांत में ओसुत्का पर्वत पर जा गिरा। यह टक्कर बहुत भयानक थी। एक समय में आलीशान दिखने वाला बोइंग 740 पहाड़ पर बिखरे हुए मलबे में बदल गया। बचाव दल के लिए यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह जगह बहुत दूर थी और यहां पहुंचना आसान नहीं था। इस हादसे ने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस तबाही के बीच 4 लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। ये चारों यात्री विमान के पिछले हिस्से में बैठे थे, जो टक्कर के समय थोड़ा सही सलामत रहा। ये सभी महिलाएं थीं और बचाव दल ने पूरी रात मलबे में ढूंढने के बाद इन्हें बाहर निकाला। इनके बचने की वजह इनकी सीट, विमान के टूटने का तरीका और किस्मत थी। उनकी कहानियों ने इस दुखद घटना में उम्मीद की एक किरण जगाई। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 के क्रैश के बाद जापान सरकार के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन या AAIC ने पूरी जांच की। जांच में विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड, खास तौर पर 7 साल पहले रियर प्रेशर बल्कहेड पर किए गए रिपेयर वर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया। जांच में रिपेयर करने के तरीके में गंभीर गलतियां सामने आईं। AAIC ने पाया कि मरम्मत करने वाले बोइंग मैकेनिक ने गलत प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जरूरी 2 की बजाय केवल एक ही पंक्ति में रिवेट्स लगाए थे, जिससे बल्कहेड की मजबूती बहुत कम हो गई थी। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 की त्रासदी हमें एविएशन सेफ्टी के महत्व की याद दिलाती है। इस जांच से पता चला कि मेंटेनेंस की अच्छी प्रक्रिया, मेंटेनेंस करने वाले लोगों को सही ट्रेनिंग और एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरर्स के बीच बात बहुत जरूरी है। इस हादसे के बाद खास तौर पर जापान में एविएशन इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव किए गए। इनमें सख्त मेंटेनेंस नियम, मैकेनिक के लिए बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम और एयरलाइंस में सेफ्टी को लेकर ज्यादा जोर देना शामिल है। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 का क्रैश एविएशन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह हमें याद दिलाता है कि हवाई यात्रा के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। मेंटेनेंस कितना जरूरी है और एविएशन सेफ्टी नियमों को बेहतर करते रहना कितना जरूरी है। इस त्रासदी से मिले सबक आज भी इंडस्ट्री को सुरक्षित बनाते हैं, ताकि ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो। आज भले ही इस हादसे में जान गंवाने वालों को याद किया जाता है, लेकिन उनकी विरासत एक सुरक्षित और बेहतर एविएशन इंडस्ट्री के रूप में जिंदा है।